नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा की नई कड़ी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदा कुमारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस भारतवर्ष में मुख्यतः हमें 5 तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है वसंत ऋतु, फिर उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आता है बरसात ऋतु और उसके बाद हमें देखने को मिलता है शरद ऋतु और फिर हेमंत ऋतु। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, हर एक बदलते मौसम के साथ हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, साथ ही हमारे पहनने का तरीका, हर चीज़ में चेंज आता है। और बदलते मौसम के साथ सिर्फ खुशियाँ ही नहीं, साथ ही बहुत सारी बीमारियाँ भी आती हैं। अगर हमारी थोड़ी सी लापरवाही अगर देखी जाती है तो बीमारियाँ जो हैं हमें जकड़ने को तैयार रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो हमारा ऋतु चल रहा है वो बरसात का ऋतु चल रहा है, जिसमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। साथ ही हमें हरियाली तो देखने को मिलती ही है, लेकिन उस पानी के, उस हरियाली के साथ में और उस झमाझम पानी के साथ में बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो भी साथ में आती हैं। तो आज की इस स्वास्थ्य चर्चा की कड़ी में, जैसा कि हर सप्ताह हम आपके समक्ष एक बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ ही उसे नेचुरल तरीके से किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो हम अपने आज के इस कड़ी में बात करने वाले हैं कि हमें वर्षा ऋतु में कौन कौन से सीजनल जो बीमारी देखने को मिलती है और साथ ही उसे यूनानी चिकित्सा में किस तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं। इस विषय के ऊपर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं यूनानी चिकित्सक ओसामा अख्तर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सबसे पहले ओसामा जी, हम यही आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक बदलते मौसम के साथ बहुत कुछ हमारे आसपास बदलाव आता है, तो बरसात के मौसम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे आसपास में? देखिए, बरसात से पहले एक तो गर्मी का मौसम होता है जी। गर्मी जब एक्सट्रीमली हीट होती है और ड्राइनेस होती है तो बहुत सारे बैक्टीरिया या जो भी कीटाणु होते हैं वो डोरमेंट स्टेज में जाते हैं। डोरमेंट बोल सकते हैं, साइलेंट होते हैं, वो समझिए। और जैसे ही वर्षा होती है, बारिश के बाद जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो कीटाणु है या फंगस है, उनको डेवलप करने के लिए, उनको अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो मॉइस्चर या नमी, और दूसरी चीज़ है हीट। अगर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होगी तब भी कम होगी और ग्रोथ उनकी, और बहुत ज़्यादा हीट होगी तब भी। लेकिन अगर गर्मी हो और साथ में नमी हो, मॉइस्टनेस हो, वेटनेस हो, तो उसमें उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो एक तो इस तरीके से जो है जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक सिर्फ वर्षा के बाद जो है, अगर बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे देश के कई भागों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, फ्लड वाली कंडीशन है। तो फ्लड वाली कंडीशन में जब फ्लड आता है वो तो परेशानी अलग है उसकी, उसके साथ में बीमारी बहुत सारी आती है। हाँ, डैम्पनेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां फिर होती है। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया, जब पानी अगर कहीं इकट्ठा होता है जगह जगह में, तो हमारा एरिया चूँकि ये पहाड़ी जंगल वालों इस तरीके, और ये मलेरिया प्रोन जोन है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इसे ऐसे खास करके झारखंड में मलेरिया भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि मॉस्किटो बहुत तेज़ी से इसमें अपने लार्वा जो है वो जनरेट करते हैं, और फिर अपना मलेरिया जो है, एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से मलेरिया के भी केसेस बढ़ते हैं। डेंगू का तो इधर बहुत कम है, और मलेरिया जैसे जो भी मॉस्किटो है उससे फिर येलो फीवर है, चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस, येलो फीवर तो इंडिया में बहुत मिलता नहीं है, वो अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा है, लेकिन मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा इस बारिश के मौसम में मिलते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि बारिश के जो मौसम में कहीं कहीं हम जैसे अभी देख भी रहे हैं, अगर दिल्ली का हालत देखें या फिर नॉर्थ इंडिया की भी देखें तो बहुत सारे स्टेट में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जैसा कि आपने बताया भी कि पानी के साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती है, और वहाँ के जितने चीफ मिनिस्टर्स भी, उन्होंने भी कहा है कि फ्लड के बाद जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज रहेगा वो डिजीज़ को हैंडल करना ही रहेगा। तो सबसे पहले हम इसी बारे में बात करते हैं कि जब इतना जो पानी जो जमा हो जाता है, वो एक तरफ तो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है ताकि हमें जो है फसल वगैरह मिले, लेकिन दूसरे तरफ उसके साथ जो तरह तरह के जो बीमारियां आती हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए, पानी अगर देखिए, हम तो बोलते हैं कि साफ और शुद्ध पानी अगर कोई पीता है तो बहुत सारी बीमारियों से बचता है, ठीक है। और पानी की जो क्वांटिटी हमको 24 आवर में, जैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। तो ऑन एवरेज हम मान के चलते हैं 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। अगर बहुत ज़्यादा हीट, अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसको 3 लीटर 3.5 लीटर तक भी जा सकते हैं। किसी को कोई रिनल प्रॉब्लम नहीं, कोई तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं पानी पीने के, शुद्ध पानी। अब मान लीजिए जब पूरे एरिया में जो है फ्लड है,
तो वहाँ पर शुद्ध पानी की अवेलेबिलिटी मान लीजिए बहुत से रेयर लोगों को हो जिनको शुद्ध पानी वो अफोर्ड कर सकते हैं। कॉमन लोग तो वही पानी जो उनको मिल रहा है वो पीते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनको वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं जो पानी की वजह से ही होती है। जैसे मैंने भी 2-3 नाम गिनाया वो तो ऐसे ही है, लेकिन उसके अलावा जैसे टाइफाइड फीवर है, अगर मान लीजिए किसी एरिया में टाइफाइड है और अगर वहाँ ओपन डेफिकेशन है, मान लीजिए खुले में अगर वो शौच करते हैं तो टाइफाइड बहुत कॉमन फैलेगा। डायरिया बहुत ज़्यादा फैलेगा, अगर मान लीजिए कहीं इस तरीके से होता है तो डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फिर जो है आपका वाटर बोर्न डिजीज़ में कुछ हेपेटाइटिस के भी हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है वो वाटर बोर्न डिजीज़ है ना। बाकी तो ऐसे कुछ ब्लड बोर्न है उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, टी, डी, ई, जी तक बहुत डिफरेंट टाइप है, लेकिन वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत कॉमन है जो फीको ओरोफिकल रूट से होता है वो जो है हेपेटाइटिस ए, वो भी वाटर के जो है शुद्ध पानी अगर नहीं यूज़ करते हैं तो उसी वजह से वो होता है। फ्लड के अलावा भी अगर हम बरसात के मौसम में दूसरे सीजन भी अगर साफ़ पानी स्वच्छ पानी अगर नहीं यूज़ करते, प्यूरिफाइड वाटर नहीं यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी हम एक एक करके इन बीमारियों को देख लेते हैं। जैसा कि आपने हेपेटाइटिस ए के बारे में बताया, और अगर WHO की माने तो करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्लोबली इससे हर साल अफेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी है। और जैसा कि हम जानते हैं हेपेटाइटिस ए को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, उससे बचाव भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर भी हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो हेपेटाइटिस ए है वो बरसात के मौसम में कैसे वो उससे रिलेटेड और किन कारणों की वजह से हेपेटाइटिस ए होता है। देखिए यहाँ पर बस एक तो WHO की बात कही वो भी मैं बताता हूँ। वाटर बोर्न डिजीज़ में अभी जैसे बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे मैं रात में ही पढ़ रहा था जी। तो WHO ने 3.4 मिलियन जो है सिर्फ वाटर बोर्न डिजीज़ की वजह से डेथ होती है एनुअली, जो है सालाना डेथ होती है, उसके बारे में उन्होंने कहा है। दूसरा जैसे आपने हेपेटाइटिस ए, तो वाटर बोर्न डिजीज़ है तो उसमें प्यूरिफाइड वाटर पीने के लिए हम बोलते हैं। कभी भी अगर किसी को होता है तो एक तो किसी को हो गया उससे भी दूसरे को स्प्रेड होने के चांसेस हैं, है ना। जैसे ओरोफिकल रूट से दूसरे को भी हो सकता है। लेकिन प्यूरिफाइड वाटर अगर हम पीते हैं, साफ़ शुद्ध पानी, उसमें क्या अगर किसी को अगर होता है हेपेटाइटिस ए तो सबसे पहले तो अच्छा उसकी एक प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है बच्चों को हमारे जो इम्यूनाइजेशन प्लान है WHO का और इंडिया उसको फॉलो करता है, तो उसमें भी आपका हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी दिया जाता है। उसी तरीके से डायरिया का भी वैक्सीन है, वही बच्चों को भी दिया जाता है। जैसे रोटा वायरस का वैक्सीन लगता है तो एक्चुअली डायरिया के लिए प्रिवेंट करने के लिए, जो कि इसलिए पहले बहुत ज़्यादा डेथ भी होती थी, अब बहुत कम हो गई वो डेथ जो है डायरिया के केसेस होते थे। अच्छा हेपेटाइटिस ए अगर किसी को होता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ उसका साइन सिम्टम में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से है। तो हम अगर किसी को तो आइसोलेशन सबसे पहले किसी भी अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसको एक दूसरे को स्प्रेड होता है तो उसको आइसोलेट करना है, उसको सेपरेट करें, फिर उसको भी क्योर करें। और बाकी जैसे मान लीजिए वाटर की वजह से हो रहा है तो हम वाटर सोर्स उसको देखेंगे कहाँ से हो रहा है ये, तो फिर उसको प्यूरिफाइड करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरीके से। उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम में सबसे पहले तो देखिए हेपेटाइटिस जितने भी अगर हेपेटाइटिस ए भी, तो सबसे पहले तो एक सिम्टम में आपको मेलेज हो सकता है, फीवर भी हो सकता है किसी किसी कंडीशन में, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा अगर उसमें सीरम बिलिरुबिन के लेवल अगर जो है ज़्यादा बढ़ता है, अगर 1-2 अबव जाता है अगर सीरम बिलिरुबिन का, तो उसमें फिर जो है आपको यूरिन येलो हो सकता है, डार्क येलो हो सकता है। आपके जो हमारा आई का पाल्पेब्रल बोलते हैं या स्क्लेरा जो है, जो वाइट पार्ट आप दिख रहे हैं वो येलोइश दिखाई देगा, तो वो एक चीज़ है। वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है और भूख भी नहीं लगेगी, है ना। माइल्ड फीवर हो सकता है, सीवियर फीवर भी हो सकता है, मतलब तेज़ हल्का बुखार आमतौर से रहता है, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में तेज़ बुखार भी हो सकता है। यूनानी चिकित्सा में इसके कुछ अलग इलाज अवेलेबल जी बिल्कुल। हेपेटाइटिस के लिए, लीवर के लिए यूनानी में बहुत बेहतरीन सिंगल ड्रग जो हमारे यहाँ आते हैं, एक साइंटिफिक नेम है जो है सोलेनम नाइग्राम, और उसको मको बोलते हैं आमतौर से। यहाँ झारखंड में भी जगह जगह, मैंने तो अपने घर के आसपास भी देखता हूँ, उसमें बहुत सारे वो छोटे छोटे जो है एकदम बिल्कुल बारीक हरे हरे टमाटर की तरह होते हैं, और थोड़ा डार्क जब पक जाते हैं तो वो ब्लैकिश हो जाता है। तो उसको जो है मको उसको बोलते हैं, मतलब आम जुबान में साइंटिफिक नेम है सोलेनम नाइग्राम। तो वो लीवर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। एक भुई आंवला करके आता है, बिल्कुल आंवला की तरह ही होता है उसका पौधा, लेकिन बहुत वो ज़मीन से लगा, भुई मतलब ज़मीन है ना, मिट्टी जो बहुत छोटा पौधा होता है भुई आंवला, उसको यूज़ कराते हैं। वो हेपेटाइटिस के लिए बहुत बेहतरीन, वो हेपेटाइटिस ए के लिए ही सिर्फ नहीं है, वो डिफरेंट जो भी कंडीशन होती है उसमें वो बेनिफिशियल होता है। लीवर करेक्टिव एक्चुअली जो भी लीवर को डैमेज करने वाली हेपेटाइटिस ए बी सी है, तो उसमें तो कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी है जो कि वाटर बॉर्न नहीं है, लेकिन ये दोनों, लेकिन जो है ऑटो करेक्टिव हमारा लीवर ऑर्गन है। मगर लीवर को रेस्ट कराया जाए, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, तो वो
खुद सेल्फ अपने आप को वो रिकवर कर लेता है, ऑटो करेक्टिव हम बोलते हैं, मतलब खुद ब खुद वो अपने आप को ठीक कर लेता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लीवर को ऐसी चीज़ें देते हैं कि वो उसको रेस्ट मिले, बहुत ज़्यादा उसको जो है लोड ना पड़े, इसीलिए बोलते हैं उसको हेवी डाइट नहीं लेना है, ऑयली फूड नहीं लेना है, फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी, बिल्कुल सादा फूड लें जो बिल्कुल ईजिली डाइजेस्ट हो सके, बल्कि इवन कि ज़्यादा से ज़्यादा जूस वगैरह पे उनको रखते हैं। और ऐसे जूस जिसके अंदर जो है स्वीटनेस हो, ग्लूकोज वगैरह हो, स्टार्च हो, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो, उसको एनर्जी भी मिले, ताकि लीवर जल्दी से जल्दी हेपेटाइटिस ए के बाद हम बात करना चाहेंगे डायरिया के बारे में। जैसा कि डायरिया हम जानते हैं वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है अगर छोटे बच्चों में बात की जाए तो डायरिया के होने के क्या कारण है और कैसे वो बरसात के मौसम में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? देखिए, डायरिया के होने के अब जैसे बरसात में जैसे हो तो रोटा वायरस से एक तो बहुत कॉमन है, जो बच्चों को उसके वैक्सीन भी आता है, अब उसके केसेस भी कम हो गए, पहले से बहुत हद तक कम हो गए हैं। दूसरा एक विब्रियो कॉलरा एक जो है बैक्टीरिया होता है, और उस विब्रियो कॉलरा के इन्फेक्शन से भी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बल्कि डिहाइड्रेशन हो जाती है प्रॉब्लम, अगर सीवियर कंडीशन है तो डेथ भी हो सकती है अगर हम उसको इनिशियल स्टेज में अगर उसको कंट्रोल करने की ना कोशिश करें तो वाटर की वजह से होता है, विब्रियो कॉलरा भी है, रोटा वायरस है। तो उनको बचाने के लिए एक तो सबसे पहले हमको उसको फ्लूइड जो है एफ्लुएंट फ्लूइड दे उसको, या फिर जो है प्रचुर मात्रा में उसके फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिंक अगर एक है हमारा जो है एलिमेंट है, तो जिंक कभी भी कोई भी जो भी डायरियल कंडीशन होती है जिसके अंदर लूज मोशन वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगता है, वोमिटिंग अगर बढ़ जाती है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है आपका जो आरएस है वो WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बनाई भी जाती है, तो वो तो देते ही है, लेकिन साथ में जिंक देते हैं। जिंक एक एक्चुअली एक एलिमेंट है, लेकिन वो डायरिया की कंडीशन को बहुत कम कर देता है, वो डेथ को बल्कि वो प्रिवेंट करता है। पहले ये नहीं दिया जाता था, लेकिन हम कोई भी अगर इनिशियल स्टेज में अगर उसको हम जिंक दें, अगर उसको उसके लिए जैसे अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरियल कंडीशन है, उसके लिए एंटीबायोटिक और अभी उसको एलोपैथ में यूज़ कराते हैं हमारे यहाँ, तो उसको दूसरे जो है चीज़ें देते हैं जो सिर्फ वो कंट्रोल करे लूज मोशन वगैरह को, डिहाइड्रेशन कम करे, वो उन चीज़ों को अगर उसको एंटीबायोटिक वगैरह वो यूज़ करा रहे हैं तो साथ में जिंक ज़रूर, अगर वो अवेलेबल नहीं है दूर दराज के गाँव में, तो हम उसको क्या कहेंगे, आप उनको जिंक कम से कम दीजिए। तो जिंक अगर देते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिकवरी होती है। और जिंक हमारी जैसे यूनानी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिंक वाली चीज़ें, अब हम तो ये कहेंगे कि जिंक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके तो देने के लिए नहीं आयुष में, तो उसको ऐसी चीज़ें फूड या न्यूट्रिशन बताते हैं जिसके अंदर जो है वो है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन के साथ साथ में चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोजल लेयर होती है, म्यूकोज जिसमें सिक्रेशन होता है चिपचिपा टाइप का, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटेक्ट करती है, तो उसको भी डैमेज करते हैं ये जो डायरियल कंडीशन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो लूज मोशन के साथ में हमारे, तो उसको भी रिकवरी करने के लिए हमारे जैसे यूनानी में असबगोल देते हैं जो कि उसकी कोटिंग करे, उसके अलावा जो है वो उसको कंट्रोल भी करता है लूज मोशन को, असबगोल की भूसी वगैरह पिलवाते हैं कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, असबगोल एक चीज़ है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है अगर उसको उसके लिए भी देते हैं, वो लेग्जेटिव के तौर पर भी काम करता है, लेकिन हम सूखी अगर असबगोल देंगे तो वो उसको कंट्रोल करेगा लूज मोशन की कंडीशन को, वाटर को रिटेन करेगा बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है कि हम दही कर्ड वगैरह पे खिलाते हैं, कर्ड के अंदर एक जो है अच्छी चीज़ होती है, बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टिक एसिड बेसिलस बोलते हैं, स्पोर्स है उस पर, या तो वो चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकोजल लेयर जो डैमेज हो रही है और जो वॉश आउट हुई है उसको बनाती है और हमारे इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करती है, तो कर्ड भी देते हैं उस कंडीशन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। डायरिया के बाद एक टाइफाइड नामक जो बीमारी है, जो टाइफाइड फीवर, वो बहुत जल्दी जो लोगों को ग्रसित कर रही है और अभी देखा जाए तो बहुत सारे केसेस भी हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो टाइफाइड के होने के क्या कारण है, साथ ही उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, यानी कि वो कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड वाली फीवर हो गई है? देखिए, टाइफाइड एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोगों के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया मौजूद होता है, प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, लेकिन उसके सिम्टम हमारे अंदर, तो उसको बोलते हैं एसिम्टोमेटिक कंडीशन है। डोरमेंट स्टेज में बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बहुत सारे लोगों में प्रेजेंट है वो। दूसरी चीज़, कुछ लोग हैं जो सिम्टोमेटिक है, जिनके अंदर सिम्टम आ रहे हैं, उनको फीवर हो रहा है, जो उसके साइन सिम्टम है, फीवर है, बॉडी एक है, मेलेज है ना, हेडेक भी होता है, और किसी को जो है एब्डोमिनल में रेशेज हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन भी होता है, चूँकि हमारे जो एक उसका भी एक जो टाइफाइड है उसका भी एक कॉजेटिव एजेंट जो है, जो उसका कारण होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला इंटेरिका या साल्मोनेला टाइफाई पैराटाइफाई वो बोलते हैं, उसके सब टाइप्स डिफरेंट टाइप के 3-4 तरीके के हैं, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफाई जो है आपको वो भी
मान लीजिए वो ओपन डिफिकेशन है, अगर मान लीजिए कोई खुले में शौच कर रहे हैं तो उससे हो रहा है, या पानी वो गंदा पानी का यूज़ कर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज में ही है, टाइफाइड भी होता है, और ओरोफिकल रूट से ही होता है ये, मतलब ओरोफिकल मतलब जो हम खान पान के जरिए जा रहा है, ठीक है। अब कोई मानिए इन्फेक्टेड पर्सन है, कभी कभी कोई आदमी खुद तो उसको कोई टाइफाइड के साइन सिम्टम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है टाइफाइड के बैक्टीरिया है, और उसकी वजह से दूसरे को इन्फेक्ट हो रहा है। मान लीजिए कि वो हैंड वॉश प्रॉपर नहीं कर रहा है, वो किसी को मान लीजिए होटल में कोई काम करता है, उसको टाइफाइड है और वो प्रॉपर सैनिटाइज अपने हाथ को नहीं कर रहा है, उसको हाथ को अच्छे से वॉश नहीं कर रहा है, और वो फिर सर्व कर रहा है दूसरे को खाना, तो उससे हाथ से बैक्टीरिया दूसरे को जा सकते हैं, ऐसे भी ओरोफिकल रूट से। बाकी पानी अगर खुले में शौच करेगा, पानी इन्फेक्ट करेगा, पानी कंडीशन में ऐसे में अगर वो खुले कुएं का पानी पी रहे हैं, जिस आसपास में अगर लोग जो है शौच कर रहे हैं, तो उससे डैम्पनेस के, हालांकि अब तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम हो रही है, लेकिन तब भी नल भी अभी बहुत सारे ऐसे बोरिंग के नल रहते हैं जिसमें वो जा सकता है, अगर बहुत डीप बोरिंग नहीं है तो उसमें, तो उस कंडीशन में हो, तो इस कंडीशन के लिए भी प्यूरिफाइड वाटर सबसे पहले बॉयल करके वाटर हम पीने के लिए बोलते हैं, चाहे जॉन्डिस भी हो या जो हेपेटाइटिस ए है, उस कंडीशन में भी अगर टाइफाइड है तब भी आप अगर कम से कम प्यूरिफाइड नहीं तो बॉयल कर ले पानी को अच्छे से, उबाल करके 10-15 उबालना भी इतनी देर तक है, कम से कम 15 मिनट तक उबाल आना चाहिए उसके अंदर। कभी कभी क्या होता है, लोग जो है सिर्फ पानी उबालना थोड़ी देर में सिर्फ बॉयल हुआ और उसको बंद कर दिया, तो उसमें कंडीशन भी अच्छे से पानी प्यूरिफाइड नहीं हो पाता है, जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म नहीं होता है, तो जो उसका कॉजेटिव एजेंट है उसकी वजह से ये स्प्रेड करता है, तो इस तरीके से। अब उसमें बॉडी हमारे यहाँ यूनानी में उसके लिए एक है बहुत बेहतरीन दवा है, खमीर मरवरीद बोलते हैं उसको। खमीर मरवरीद एक्चुअली बोलते हैं पॉल को, पॉल से उसको, और जो है सीपी उससे उसको मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर उसको यूज़ किया गया है, इसीलिए उसको वो नाम दिए। बाकी और बहुत सारी चीज़ें उसमें देते हैं। तो टाइफाइड फीवर के बाद जो वीकनेस होती है और फिर इम्यूनिटी बूस्ट करके उसको रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 1 मंथ के लिए अगर टाइफाइड फीवर हुआ उसको, तो बाकी उसके लिए जो एंटीबायोटिक है वो जो एलोपैथ में यूज़ करते हैं वो उनको कराइए, लेकिन साथ में एडजुवेंट थेरेपी जो है हम लोग यूनानी में देते हैं, तो उससे बहुत बेहतरीन फ़ायदा होता है, जो बार बार किसी को होता है। मैं एक चीज़ और बता रहा था टाइफाइड में कि कुछ लोगों को टाइफाइड नहीं है, बल्कि एक केस भी आया था टाइफाइड में करके, हम लोगों ने जब कॉलेज में पढ़ते तब की बात है, मतलब बुक में, कि एक यूरोप में एक लेडीज़ थी, उसको तो खुद वो नहीं, लेकिन उसके मतलब गॉल ब्लैडर में जो है बहुत ज़्यादा उसके, तो बहुत से लोगों को वो किसी ऐसे कॉमन प्लेस में काम करती थी, जिससे बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को उसके ज़रिए टाइफाइड हुआ। तो कुछ लोगों को खुद नहीं होता, लेकिन वो एज ए कैरियर काम करते हैं, मतलब उनमें है बैक्टीरिया और दूसरे को स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब वो जान नहीं रहे हैं कि हमसे हो रहा है, लेकिन उनके ज़रिए वो कुछ कॉमन सर्विस में है, जिनसे जो है लोगों को, उनसे दूसरे लोगों को भी उससे होता है। डॉक्टर साहब, ये वाटर बोर्न डिजीज़ के बाद जो हमारा मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है, वो भी क्योंकि जैसे बरसात आता है, पानी जगह जगह जमा होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ ये सब भी आ जाती हैं, तो मच्छरों की वजह से कौन कौन सी बीमारी जो है वो हमें ग्रसित कर सकती है? मच्छरों को वैसे मैंने अभी 2-3 नाम भी लिया था, मतलब वही कॉमन है आपका। सबसे कॉमन तो झारखंड के अंदर जो अगर हम देखेंगे हमारे राज्य में, तो मलेरिया बहुत ज़्यादा है। मलेरिया में भी डिफरेंट टाइप के, जैसे मलेरिया मैंने बोला, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ठीक है, डेंगू है। डेंगू बीच में तो कुछ बहुत केसेस मिल रहे थे, अभी उतना नहीं। चिकनगुनिया भी कुछ केसेस मिलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ देखता हूँ। तो डेंगू में भी एक तो जॉइंट पेन, उसको बोलते भी हैं ब्रोकबिन फीवर, मतलब बहुत तेज़ हड्डियों में ऐसा दर्द होता है कि जैसे लग रहा है कि मेरी हड्डियाँ टूट रही है, तो इस तरीके के दर्द होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको चिकनगुनिया में भी आपको फीवर होगा, और उसमें भी बहुत पेनफुल होता है वो बॉडी में। मलेरिया है, मलेरिया के अंदर बुखार हो गई, उसकी खास एक और सिम्टम है कि शिवरिंग, ठंडे लग के, मतलब शिवरिंग होगा और राइगर, मतलब खूब ठंडा लग के बुखार आएगा, उसका पसीना आएगा, उसका उसकी एक साइकिल होती है मलेरिया में। मलेरिया भी 2-3-4 तरीके के वैसे कॉमन है, इंडिया में आमतौर से 2 पाए जाते हैं बहुत कॉमन, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मतलब एनोफिलीज आपने इसे पढ़ा होगा, सुना होगा कि मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज से जो होता है, एक्चुअली वो फीमेल एनोफिलीज जो उसका पैरासाइट है, उसका कैरियर है, एक तरीके से वो उसको कैरी करता है। उसकी साइकिल कुछ हाफ साइकिल ह्यूमन बॉडी में चलती है, हाफ साइकिल मॉस्किटो में चलती है, और उसमें आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो 2 मेन पैरासाइट है जो इंडिया में कॉमन है। उसके अलावा 2 होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम ओएल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जो इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत कॉमन है, फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये दोनों कॉमन है। अच्छा, इसकी मैं एक और चीज़ बता दूं, इसकी जो शुरुआत में जो मेडिसिन है वो हर्बल मेडिसिन ही है जो इसको एक्चुअली काम करती है। सिंक्रोना एक जो है बार्क है, प्लांट का बार्क है, उसका जो है एक्सट्रैक्ट बाद में शुरुआत में जो है उसमें देखा गया कि ये जो मलेरियल पैरासाइट है इसको किल करता है। हम लोग उसको यूनानी में उसको यूज़ करते हैं, बल्कि उसके मलेरियल फीवर में उनको यूनानी में हुमा ओजामिया बोला जाता है उसको। तो उसमें भी जो है आपको 2 बहुत कॉमन है इंडिया में, वो प्लांट बहुत इजीली मिलता है हर जगह जो है।
एक तो अफसंतीन, एक तो झारखंड में बहुत कॉमन है, उसको बल्कि दूसरी बीमारियों में मैं इसको यूज़ कराता हूँ क्योंकि उसका और बहुत सारी दूसरी फ़ायदे भी हैं। जो मलेरियल फीवर होता है उसमें आपको यूनानी में हम लोग देते हैं, एक अफसंतीन है आर्टिमिसिया, उसका साइंटिफिक नेम है आर्टिमिसिया अफसिंथम, और दूसरा जो है आपको अफ्टीमून बोलते हैं, उसको कसूस भी बुलाता है उसका बीज को, और उसका साइंटिफिक नेम है कस्कुटा रिफ्लेक्सा। एक्चुअली ये जड़ी जो है आपको, ये पैरासाइटिक जड़ी खुद है ये, तो वो भी मलेरिया हम लोग देते हैं। आप बिल्कुल अपनी जगह जगह में हो सकता है देखा भी झाड़ी वगैरह में या प्लांट में, ये जिस प्लांट में उगता है उस प्लांट को समझिए कि डैमेज कर देता है। पर पतले पतले बिल्कुल धागे की तरह पूरे प्लांट में जो है वो लगा हुआ होता है, येलोइश टाइप का, कुछ रेड जो है रेड येलो टाइप का होता है, उसको इसमें देते हैं, बहुत इफेक्टिव है इसमें। और एक सिंकुना छाल जो मैंने उसको शुरू में मलेरिया में एलोपैथ में भी उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके सिंकुना का जो है उसको यूज़ किया जाता था मलेरिया में। और बाकी ऐसे अभी बहुत सारे मेडिसिन, अब तो मलेरिया का भी मैं पढ़ रहा था कि उसकी भी वैक्सीन आ रही है, उतना अभी उसका और अफ्रीकन कंट्री में देखा गया है कि उसकी जो है एफिकेसी बहुत उतनी 40% तक है। एक और वैक्सीन आई है उसके 70% तक एफिकेसी है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि और इस पर काम होगा। तो जैसे कि अभी डेंगू के केसेस तो कम होने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ डेंगू केसेस देखने को मिले जा रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी ये 6 महीने की भी डेटा देखा जाए तो उसमें भी हमें करीबन एक स्टेट में 3000 से ज़्यादा केसेस देखने को मिले। तो हम चाहेंगे थोड़ी सी बात आप डेंगू के बारे में बताएं कि उसके क्या सिम्टम्स हैं। देखिए डेंगू एक्चुअली क्या है, डेंगू में तो एक तो दो चीज़ें बहुत ध्यान रखने की है। एक तो फीवर होता है, मतलब खुद से अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको चेक कराएंगे तो पता चलेगा। तो एक तो डेंगू का एंटीजन टेस्ट कराते हैं, उससे पता चलेगा कि डेंगू हो सकता है। साइन सिम्टम में फीवर तो रहेगा उसमें। दूसरी चीज़ है ब्रेक बोन फीवर, मैंने बोला भी इसको बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हड्डियों में जोड़ों में बहुत दर्द होता है, काफ़ी मतलब वो अनबियरेबल टाइप का थोड़ा पेन होता है। दूसरी एक जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, जब हम टीएलसी किसी भी पेशेंट को, हम लोग कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट आता है या किसी को भी डाउट है फीवर है तो टीएलसी कराते हैं। तो टीएलसी कराएंगे तो प्लेटलेट काउंट जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। अगर हमने एक बार कराया थोड़ा सा कम है, सडनली फिर कराया तो दोबारा कम है, तो हम फिर उसको जो है डेंगू का तो प्लेटलेट काउंट उसमें कम होता है। तो उसमें खास तौर से हम ध्यान रखते हैं कि उसका प्लेटलेट काउंट कम ना हो। और ज़्यादा अगर प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट का काम क्या है हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी ब्लीडिंग नहीं होने देता। अगर कहीं पर कट लगती है तो हमारा ब्लड निकलने के बाद वो थोड़ी देर में कोगुलेट कर जाता है, वो जम जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि कोई प्लेटलेट होते हैं वो आपस में फ़ौरन कंबाइन करते हैं और उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा और भी दूसरे मैकेनिज्म है कि हमारे आर्टरी या जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, बहुत मैकेनिज्म है, मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना है कि वो जो प्लेटलेट है वो आपस में मिलते हैं और एक बिल्कुल थिन वायर की तरह बना करके, जाली ऐसा बना करके उसको रोक देते हैं, ब्रेक कर। तो ये प्लेटलेट अगर जब बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी तो इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर हीमरेज होने लगेगा। मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स से ब्लड का बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो वेसल्स के अंदर है, फिर हमारे सेल में टिश्यू में जा रहे हैं वो, तो प्लेटलेट उसको कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से। तो अगर वो नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो है हेमोरेजिक पैचेज नज़र आएंगे पूरे बॉडी में। तो हेमोरेजिक कंडीशन वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में वो डेवलप होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, प्रिवेंट करने के लिए जैसे प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए हम लोग जो है पपाया जो है यूज़ कराते हैं, और फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि फीवर होता है, फ्लूइड कमी ना हो तो हमारे प्लेटलेट, जैसे उसमें हम लोग बोलते भी हैं कि कोकोनट वाटर उसमें यूज़ कीजिए, पपाया जो है उसको यूज़ कीजिए, कच्चा पपाया, चूँकि वो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट बनाने के लिए। हमारे प्लेटलेट बनते हैं हमारे बोन मेरो के अंदर, तो उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो जल्दी ज़्यादा क्वान्टिटी में बने। और हमारे अगर ज़्यादा प्लेटलेट कम होंगे तो डेथ हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करना मेन पर्पज़ होता है। हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें, जैसे कि कोई भी मौसम में जो 3 वर्ग होते हैं, एक बच्चे, एक होते हैं प्रेग्नेंट लेडी और बुजुर्ग, इनका खास ध्यान रखा जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप सबके लिए 2-2 कम से कम एडवाइस बताएं कि कैसे बरसात में इनका ध्यान हम रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए 3 वर्ग आपने बताया, बल्कि एक बहुत वर्ग जोड़ देते जो है नौजवान भी हैं। लेकिन नौजवान में चूँकि कोई भी चीज़ उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता, उसको इसलिए आपने मेरे ख्याल से इंक्लूड नहीं किया है। तो जो ये 3 कमज़ोर तबका है, ये कह सकते हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है, या जो बुजुर्ग हैं, या जो बच्चे हमारे छोटे अभी वो डेवलप कर रहे हैं, या जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी कमज़ोर हैं उस अवस्था के अंदर। चुके तो जो भी कमज़ोर है, तब कोई भी बीमारी उनको ना हो, हमको खास ध्यान रखना है इसमें। खान पान में ऐसी चीज़ें उनको देनी है। अब थोड़ा सा सेपरेट करके मैं बता दूं, जैसे अगर कोई बुज़ुर्ग है जो सीनियर हैं अगर, तो उनको खान पान में ऐसी चीज़ें दें कि उनकी डेली, सबके पहले तो एक डेली रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मान लीजिए हम 3 चीज़ें मेनली हमारे न्यूट्रिशनल फूड में है, जो बेसिक आहार जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, आप फैट बोल सकते, ठीक है।
तो ये तीनों चीज़ें बेसिक आहार है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जिनको हम, जैसे विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें का जो है बैलेंस डाइट उनको हम दें ताकि बीमार जल्दी वो ना हो। अगर कोई बीमार हो तो बहुत ज़्यादा उनको अंदर डैमेज ना हो उसके बॉडी में। तो जो बुज़ुर्ग में जैसे मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो सकती है, बोन का कमज़ोर होता है हड्डियाँ, तो उनको वो चीज़ें दें। अच्छा, कैल्शियम सिर्फ भी नहीं कि बोन हड्डियों को मजबूत कर रही, बाकी और दूसरी चीज़ों में भी काम कर रहा है। इसी तरीके से प्रोटीन की एक जो है नॉर्मल क्वांटिटी है, बैलेंस डाइट हम बोलते हैं उसको, कि इतनी चीज़ें हो कि सारी चीज़ें। ख्याल ये रखना है कि बारिश के मौसम में उनको बीमारियां हो सकती है, बाहर नहीं निकले। बुजुर्ग के लिए खास तौर से बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं, मैंने अपने आसपास में भी देखा है कि पैर फिसल गए और उनके जो है कोलू की हड्डी टूटी, बहुत कमज़ोर हो जाती है ना। कोलू की हड्डी में आम ज़बान में बोल रहा हूँ, वैसे हम लोग उसको बोलते हैं जो है फीमर बोन होता है, जिसका जो है नेक ऑफ द फीमर जो है वो फ्रैक्चर होता है, बहुत कॉमन है वो। तो बाहर रहने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी, जैसे कि उनके लिए तो चूँकि एक दो जान की जो है हम कहें कि उनकी जो है हिफाजत करनी है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई ऐसी चीज़ उनको ना दें या कोई ऐसी बीमारी ना हो। मलेरिया होगा, मलेरिया की दवा अगर हम देते हैं, सिंपल सी बात हो, तो हम ऐसी चीज़ उसको मलेरिया ना हो तो मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। बल्कि अभी तो हम लोग देखते हैं कि गाँव में जो है गवर्नमेंट जो है मॉस्किटो विलेजेस में सबको बंटवा भी रही है। बल्कि बहुत सारे मेरे यहाँ जो MPW मल्टीपर्पज़ जो हेल्थ वर्कर वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो उससे अगर मान लीजिए उसको एंटी मलेरियल मेडिसिन देते हैं तो फिर उस पर एबॉर्शन होने का खतरा रहता है। तो ऐसी दवा हम कोशिश करें कि वो ऐसी कंडीशन ना हो बच्चों के अंदर भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मलेरिया की दवा हमें बीमारी से बचाने के लिए ज़रूर है, लेकिन वो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, तो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा नुकसान। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हमें इतनी अच्छे से जानकारी दी कि वर्षा ऋतु में क्या क्या बीमारियां हमें देखने को मिल सकती है, साथ ही हम उसे यूनानी चिकित्सा में किस तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक होंगे उन्हें हमारे आज के इस कार्यक्रम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, साथ ही उनका एक हेल्दी और एक खुशहाल मानसून हो, इसकी हम आशा करते हैं। और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को भी ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी भरे वीडियोस मिलेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम आपसे अगले सप्ताह स्वास्थ्य चर्चा की नई कड़ी में एक अन्य और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।